हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे फर्टिलाइजेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि मादा युग्मक का फॉर्मुलेशन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि मादा का युग्मक का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, जिसमें हमने देखा था कि एक पूरा जो सेल तैयार होती है जिसे अपने नाम दिया था एम्ब्रियो सेल। ये वाली सेल तैयार हुई थी एम्ब्रियो सेल, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एक तरह से क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, जिसमें हमने ये देखा था कि ये जो सेल है इन्हें अपन बोलेंगे सिनर्जिड सेल। इन्हें अपन क्या बोलेंगे, सिनर्जिड सेल, यानी कि सहायक कोशिका। ठीक है, और ये थी एक एग सेल, एक कोशिका। ये एक कोशिका थी और ये सिनर्जिड सेल थी। इन तीनों को अगर अपन बात करें तो इन तीनों को एक कॉमन नाम दिया था जिसे कहा था एक एपरेटस, यानी कि अंड उपकरण जिसे नाम दिया था। फिर हमने यहीं पर देखा था कि जो सहायक कोशिकाएं थी इनके ऊपर इस प्रकार फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें फिलीफॉर्म कहा गया था। इन्हें क्या बोला गया था, फिलीफॉर्म कहा गया था। ये फिलीफॉर्म क्या कर रहे थे, जो पॉलन ट्यूब आ रही थी उसको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि ये जो संरचना है इसे अपन ने नाम दिया था पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि ध्रुवीय केंद्रक जिसे अपन ने नाम कहा था। और यहाँ पर यानी कि ये माइक्रोपाइल है, यानी कि बीजांड द्वार है। ये निभाग जिसे अपन ने चैलेजा कहा था, यानी कि माइक्रोपाइल और निभाग या चैलेजा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यहाँ पर जो सेल देखने को मिल रही है जिसे अपन नाम कहेंगे एंटीपोडल कोशिकाएं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। हमने पीछे के वीडियो में देखा था कि जैसे ही फीमेल गैमेट बनता है उसके पश्चात हमने देखा था कि जो मेल गैमेट का फॉर्मुलेशन हुआ था, वो मेल गैमेट का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें क्या क्या संरचनाएं थी कि जैसे कि एक पोलिन ग्रेन है। ठीक, यहाँ समझते हैं देखो, ये पोलिन ग्रेन। ठीक, और यहीं पर इसके ऊपर लेयर पाई गई है, ये इंटाइन है। और ये इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना जिसे एक्जाइन बोलते थे। एक्जाइन लेयर वहां पर एब्सेंट थी जहां पर क्या थे, जर्म पोर थे, यानी कि कहीं 3 जर्म पोर देखने को मिलेंगे। ये जर्म पोर थे। जर्म पोर पर एब्सेंट क्या थी, एक्जाइन लेयर। वेस्पोरोपोलिनिन का आवरण एब्सेंट रहेगा। ठीक है, और यही स्टिग्मा पर जब पोलिन ग्रेन अधिक न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, शुगर वगैरह जो भी जितने न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है, तब इस पे क्या होता है कि जो इंटाइन लेयर होती है इस पर पड़ता है प्रेशर, और यही जाके आगे पोलन ट्यूब का फॉर्मुलेशन कर देती है। और फिर साथ ही हमने ये भी नोटिस किया था कि जब पोलिन ग्रेन तैयार हो रहा है तो यहाँ पर 2 प्रकार की सेल थी। एक तो थी वेजिटेटिव सेल, जो कि एक बड़ी लार्ज सेल थी वेजिटेटिव, और दूसरी जो छोटी सेल थी जिसे अपन ने नाम दिया था जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये पोलन ट्यूब तैयार होती है तो वेजिटेटिव सेल, यानी कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो आगे रहता है। वो क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करने का कार्य करता है, यानी कि पराग नलिका को गाइड करने का कार्य करता है। ये पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी, माइक्रोपाइल से होती हुई कहाँ जाएगी, एग सेल के पास कनेक्ट करेगी। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक ही केंद्रक है, यानी कि एक मेल गैमेट जिसे अपन कह सकते हैं। लेकिन जैसे पोलन ट्यूब में जाती है आगे तो यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस हो जाता है वापिस। ये हमने वैसे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो एंड्रोशियम का जो हमने पार्ट पढ़ा था उसमें अच्छे से अध्ययन किया था। माइटोसिस होता है तो इसमें 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर कितने गैमेट्स हैं, 2 है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है
तब क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल आगे की तरफ रहती है, यानी कि इस तरह से एक तरह से ये क्या करेगी, गाइड करने का कार्य करती है, किसको, पोलन ट्यूब को। जैसे ही क्या होता है कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से कनेक्ट में आती है, जैसे फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तब ये जो न्यूक्लियस है वो एक में फ्यूज होने का कार्य करते हैं, यानी कि ये दोनों क्या फ्यूज हो जाएंगे, जिन्हें अपन कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीय केंद्र कहेंगे, यानी कि यहाँ पर एम था और यहाँ पर एम था। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा है कि जब दो गैमेट्स होते हैं तब क्या होता है कि ये जो यहाँ पर एपरेटस, यानी कि फीमेल जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं वो इसे अटैक करेंगे। अब जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर इंटर करती है तो दो मेल गैमेट्स किसी भी सहायक कोशिका में इस कंटेंट को यहाँ डाल देते हैं, और जैसे ही डालते हैं तो सहायक कोशिका यहाँ डिजनरेट हो जाती है, यानी कि सहायक कोशिका यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही नष्ट होती है तब क्या होता, इसका जो मेल गैमेट होते दो, यहाँ पर दो पड़े रहते, एक तो इसके साथ संयुग्मन हो जाएगा जिसे अपन सिंगगैमी कहेंगे, यानी कि ये दोनों युग्मक, यानी कि एक एन और एक एन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2 है, जिससे अपन ने क्या कहेंगे आगे जाके, जाइगोट। यानी कि एक तरह से युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर जाइगोट तैयार हो जाता है। अब ये जो एक केंद्रक होता है ये जाके द्वितीय केंद्रक के साथ एक तरह से क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन का कार्य करेगा, यानी जिसे अपन त्रिसंलयन कहेंगे, यानी कि यहाँ पर 3N तैयार हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे एक तरह से आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक, क्या बोलेंगे इसे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। और यही आगे चलकर जिसे अपन देखो इसे, इस पूरी संरचना को, यानी कि क्या कहलाएगी, 3 है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक, जिसे अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र को, और इस पूरी कोशिका को, यानी कि इस कोशिका को अपन बोलेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, यानी कि PEN आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, और इसी के साथ ही जो एंटीपोडल सेल होती है वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, यानी कि ये भी सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो अपने पास क्या बचेगा, एक जाइगोट बचेगा, इसके अलावा जो एंडोस्पर्म होता है, यानी कि भ्रूणपोष, ये क्या करेगा, आगे जाके जो जाइगोट तैयार होगा, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करेगा। ठीक है, अब हमने ये चीज समझ ली कि एक तो हमें जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वहां पर एक चीज हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, तो इसे अपन बोल सकते हैं दोहरा निषेचन। तो यहाँ समझ सकते हैं अपन इसे, देखो एक तो क्या हुआ, अपने सिंगेमी हुआ, ठीक है, जिससे अपन ने क्या बोला, सिंगेमी को अपन ने बोला, और एक दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि सिंगेमी क्या हुआ गया अपने 2N, ठीक है, और ये 3N, तो अपन इन्हें क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, क्या बोलेंगे इसे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये इस पूरी संरचना को अगर हम यहाँ पर समझे, देखो इस पूरी संरचना में कितने युग्मक काम आ रहे हैं, अगर हम बात करें जैसे कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में, तो युग्मक कितने काम आएंगे अपने भाई, युग्मक आएंगे 3 कौन कौन से, दो तो मेल गैमेट्स है, और एक है एक कोशिका, एक,
यानी कि ये भी एक तरह युग्मक का ही काम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें युग्मक तो कितने आ रहे हैं, ठीक। और केंद्रक की बात करें तो केंद्रक कितने आएंगे यहाँ पर, 3 और 2 5, यानी कि पूरे अगर अपन बात करें तो इसमें 5 केंद्रक काम में आएंगे, ठीक। 2 तो ये हो गए, 2 और 1 2, 1 2 ये तीसरा, और 1 4 ये 5, यानी 5 केंद्रक इसमें काम में आएंगे। तो इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें अपन, जैसे कि ये है, एक है नर युग्मक, यहां समझ लो एक मेल गैमेट्स है, ठीक, और एक कोशिका, एक सेल। तो जो मेल गैमेट्स था n और एक कोशिका n, तो अपनों को क्या प्राप्त हुआ, 2n, जो कि क्या मिला, जाइगोट, ठीक। और यहां पर क्या थे अपने पास, द्वितीय केंद्रक, यानी कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं यहाँ पर एक मेल गैमेट्स वापस काम में आएगा, क्योंकि 2 मेल गैमेट्स थे, तो एक मेल गैमेट्स ये, और फिर द्वितीय यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस केंद्रक, तो ये कितना था, 2n, जिसे अपन ने 3n नाम दिया, जो क्या कहलाएगा, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, ठीक। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे नवास्चियन, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे भ्रूण कोश के बारे में। हाँ जी, हमने, हमारा टॉपिक चल रहा था कि फर्टिलाइजेशन की बात चल रही थी। फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखें तो हमने देखा था एंडोस्पर्म की बात की। एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म एक तरह से जिसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट देखने को मिलता है, किसमें, एंडोस्पर्म में। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जैसे कि एक एम्ब्रियो सेक तैयार होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो सेक मिलेगा जिसमें हमने देखो एंटीपोडल सेल डैमेज हो जाती है, यानी कि डीजनरेट हो जाती है, इसी के साथ सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ठीक है। सहायक कोशिका और एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती है, यहाँ बचता अपने एक एम्ब्रियो, और यहाँ पर बचता अपने 3n, यानी कि भ्रूण कोश। ये क्या करेगा, इसे इन फ्यूचर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि न्यूट्रिशन देता रहेगा, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। तो हम भ्रूण कोश की बात करें तो भ्रूण कोश ऐसे 3 टाइप का होता है। देखो 3 टाइप का कौन कौन सा होता है, एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म, यानी कि ये बहुत कम देखने को मिलेगा, मुख्यतः ये दोनों ही होते हैं, और एनसीईआरटी में इन दोनों को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, कि जैसे हमने बात की कि ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण है, क्योंकि जाइगोट तैयार अपने उधर हो ही रहा था, और ये है अपने प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, देखो इसमें होता क्या है कि इसमें वापिस क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से क्या होता है, ये केंद्र 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है, केंद्र का विभाजन हो जाता है, ठीक है, केंद्र का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें न्यूक्लिएशन होता रहता है, यानी कि डिवीजन होता रहता है, यानी कि एक तरह से मल्टी न्यूक्लियोटाइड संरचना तैयार हो जाती है। इस मल्टी न्यूक्लियोटाइड संरचना तैयार हो जाती है तो इसके हम, तो यही क्या कहलाता है, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो कच्चे नारियल होता है, जो इनका जो जल होता है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और वही क्या है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है, और जो एक तरह से खाने योग्य पार्ट है। यानी कि जो कच्चे नारियल होते हैं, कच्चे नारियल का जो पानी होता है यानी कि जल होता है, वो जल क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वही क्या है, एक तरह से एंडोस्पर्म है, ठीक है। और यही एक तरह से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का हिस्सा होता है। दूसरी हम बात करें सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को सेलुलर एंडोस्पर्म, तो इसमें क्या होता है कि पहले से ही एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही ये केंद्रक होता है, इसमें फिर वही विभाजन होगा केंद्रक का, तो क्या होता है, एक सेल का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक सेल तैयार हो जाती है, एक सेल तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से एक तरह से ये हो जाती है इसकी सेल वॉल, यानी कि एक तरह से जो केंद्रक तैयार होते हैं, यानी कि होता है सेम ही है,
ये सेम ही है, लेकिन इनमें क्या हो जाती है, कोशिका का साइटोप्लाज्म में भी विभाजित हो जाता है, जिसके बाद इनमें कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा अपने जो नारियल की जो गिरी होती है, यानी कि कोकोनट कर्नल जो होता है, कोकोनट कर्नल, ठीक, ये इसका एग्जाम्पल। यानी कि जो जल होता है वो तो हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला पार्ट, और इसकी जो व्हाइट वाली जो गिरी होती है, इसके जो बाहर की जो आपको सेल देखने को मिलेगी वो कैसी है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीनों एंडोस्पर्म की बात कर ली, यानी कि न्यूक्लियर में तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इससे ये अपने एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा। हम कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एक तरह से मैच्योर पार्ट होता है, जो क्या करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, जो हमने एग्जांपल देख लिया, कच्चे पानी का जो कच्चे नारियल का जो जल होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। दूसरी बात करें हम सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी कि इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा उसके साथ साथ सेल वॉल का भी, यानी कि साइटोप्लाज्म विभाजित होगा और सेल वॉल भी विभाजित है, यानी एक तरह से छोटी छोटी कोशिकाएं तैयार हो जाती है, ये सेल यानी न्यूक्लियस था, यहाँ सेल तैयार हो जाएगी। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म का। हेलोबिलर एंडोस्पर्म की क्या बात करें तो इसमें यह है कि जो केंद्रक होता है वो असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक असमान यानी कि बड़ी कोशिका बन जाती है, छोटी कोशिका हो जाती है, फिर इनके बाद इनमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यहाँ सिर्फ हमने एंडोस्पर्म की बात करी, नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियो की बात करेंगे कि किस प्रकार से एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।